अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को अब तक टेलीविज़न की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप ईद के हवाले से हमारी खुसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप ईद के इन खूबसूरत दिनों को अच्छी तरह से प्लान करके गुजार रहे होंगे और ईद के दिन जिस तरह रमज़ान का पूरा महीना आया और पता भी नहीं चला किस तरह ये महीना ख़त्म हो गया, उसी तरह ये ईद के भी 2-3 दिन ये ख़त्म हो जाने और हमें पता भी नहीं चलना। इसका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि हमें अपनों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे फैमिली के साथ हमें वक्त गुजारना है। जितना ज़्यादा वक्त, जितनी ज़्यादा खुशियाँ हम मिल के आपस में अपने प्यारों के साथ बांटेंगे, यही हमारी ईद की खूबसूरत याद बन के रह जाएंगी। आज अगर हम देखें तो मुल्क की सूरत हाल देखें तो यहाँ पे सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी चल रही है, बुरे हाल, लड़ाइयाँ झगड़े, माफ़ी चाहता हूँ, लड़ाइयाँ झगड़े हमें टीवी शोज़ पे नज़र आते हैं जहाँ पे किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे सियासतदान जो बहन भाई ये अपने अपने नज़रियात को लेके कभी कभी इतनी शिद्दत पकड़ लेते हैं कि वो हमें लड़ाई लगने लगती है। ये बात हकीकत भी है, जहाँ दो सियासतदान अलग अलग नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जब इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मामलात बिगड़ेंगे ही। मगर आज हमारे प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे प्रोग्राम में भी आज सियासतदान जो है वो मेहमान मौजूद हैं और हमें पूरा यकीन है कि आज ईद के मौके पे ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। हम इनसे मतलब इस सियासत के अलावा बहुत से पहलुओं पे बात करेंगे। मगर मुझे ये भी पता है कि एक सियासतदान, उनके साथ आप किसी दूसरे पहलू पे बात करें भी तो वो उनकी पहली तरजीह ज़िंदगी की सियासत है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी सब कुछ सामने आ ही जाता है। आज खैर मैं सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं मतलब हर साल ईद के मौके पे तो उनसे मुलाकात होती ही होती है, मगर उनसे मैं बड़ा मुतासिर भी हूँ। अभी हाल ही में वो कैंसर के मरीज़ थे और उन्होंने ऐसा माशाल्लाह डट के मुकाबला किया है कि वो वापस बड़े बैंक के साथ आए हैं और अपनी जितनी भी जो सियासी जिम्मेदारियाँ हैं उनको उन्होंने बड़े आसान तरीके से निभाना फिर से शुरू किया है। आप MPA हैं और आप मेंबर हैं कोर कमेटी के, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जनाब फरदौस शमीम नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें पूछनी है, बड़े अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है और दूसरे मेहमान जो हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। पहले मेरे साथ जो दूसरे मेहमान शख्सियत हैं, आप एक नौजवान सियासतदान हैं, सिंध की धरती से आपका ताल्लुक़ है और एक सियासत से भरा हुआ आपका जो है वो एक ख़ानदानी बैकग्राउंड है। इनसे भी बड़ी मज़ेदार किस्म की बातें रहेंगी। मेरे साथ हैं एतराज है सिंध की धरती से तो आपका भी ताल्लुक है, मेरा भी। ये तारुफ क्या कराया आप? ये तारुफ अच्छा यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इनका तारुफ करवा मेरे साथ है। बॉर्न इन पाकिस्तान, बॉर्न इन सिंध, ये भी मैं इनसे पहले का पैदा हुआ। अच्छा, सिंध में। हाँ, बात तो सही है। सारे कराची वाले मैं सीनियर हुआ ना इनसे एज अ सिंधी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा जी। हम भी इस हिसाब से मैं भी सिंध में रहता हूँ, मैं सिंधी भी हूँ और मैं मुहाजिर भी हूँ। मैं पंजाब से आया हूँ हिजरत करके काम करने के लिए, है ना। एक और तारुफ, वो आपके लहजे से पता चल जाता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी बता देंगे आपके शहर से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा ठीक है, बता दो। जनाब नादिर कबूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, ईद मुबारक आपको और आपकी तमाम नाजरीन को, आपकी टीम को। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। देखें मैंने आपके नाम पे क्या लड़ाई ली है आपका तारुफ करवाने से पहले। नहीं, मैं मेरे बड़े हैं, मेरे बिल्कुल सही था, मेरे सीनियर है, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। करना जरूरी है और मैं मानता हूँ कि जो भी सिंध में पैदा हुआ है, जो भी पाकिस्तान में पैदा हुआ है, वो सारे बराबर हैं, सारे सिंधी भाई बराबर हैं, सारे पाकिस्तानी भाई बराबर हैं।
इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो गया, देखिए आप बात क्योंकि नहीं, आप कहते हैं बिल्कुल। लड़ते हैं, नहीं लड़ते। मैं तो कहता हूँ बल्कि कि जो सिंध में पैदा हुआ है वो ओनरशिप ले, महाजर लेबल हटा दे। जितने भी हमारे उर्दू बोलने वाले भाई भी हैं वो महाजर लेबल हटा दें, क्योंकि अब तीसरी नस्लें लोगों की पैदा हो चुकी हैं इसी हाँ। मुल्क में, जो बेशक दिल्ली से आए हैं मैं या तो अपने आप को कहते ही नहीं। जी, ये वर्ड यूज करना छोड़ दें। महाजर खुद जब ये वर्ड यूज करना वो छोड़ सही देंगे ना, इस्तेमाल किया ना, पंजाब से इज्जत करके। नहीं, मैं तो सही इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। मैं देखें रोजी रोटी के लिए पंजाब से हिजरत करके यहाँ पे कराची में फाहिम भाई उस तरह तो अब जैसे मैं बलोच हूँ, हम लोग जो है 500 साल पहले हलब से आए थे, सीरिया से, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हम हिजरत करके आए थे। हम भी कहीं और कहीं ना कहीं से आए थे। सिंध में जो रहते थे वो तो आपको पता है सारे हिंदू हमारे भाई थे, राजा डहर और ये सारे। हम जितने भी कौमें हैं, चाहे बलोच हो जाएं, चाहे पठान हो जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल आगा सिराज दुरानी साहब की जो फैमिली है, ये सब कहीं ना कहीं से आए हैं। जी जी पर जी, क्योंकि ये सिंध में आ चुके हैं तो ये सिंध को अपनाते हैं, अपनी धरती मानते हैं, अपनी माँ मानते हैं। बेशक। और जिस तरह माँ की इज्जत करते हैं उसी तरह हम सिंध सरजमीन की इज्जत करते हैं। बेशक ऐसा। वैसे और दादी की भी इज्जत कर लेनी चाहिए, सिर्फ माँ की नहीं करनी। तो अगर हलब से आए हैं तो वहाँ की दादी तो होगी ना, उनकी भी इज्जत कर ले तो क्या बुराई है। अच्छा चलो ये बताएं कि जिस तरह ईद पे मतलब ईद पे भी सियासत होती है या ईद पे छुट्टियां पूरी मुकम्मल तरीके से छुट्टियां मना रहे होते हैं आपके भाई, सिर्फ घर वालों के साथ वक्त गुजरेगा और कुछ नहीं होगा? ईद कैसी होती है, जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालें। ईद सियासतदान वाली की जो होती है घर वालों के साथ बहुत कम होती है, अच्छा जी। इसलिए कि अब तो ये है कि बहुत अरसा हो गया तो अब लोगों को पता है। जैसे मेरा जो स्केड्यूल है, मैंने सबको कहा है कि फर्स्ट डे फैमिली, अच्छा ठीक है। सेकंड डे के बाद तो हमें होश नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर सियासतदानों के हाँ, और ख़ास तौर पे जो हमारे देही इलाके हैं, वहाँ ये मसला बहुत ज़्यादा होता है कि लोगों का तांता बना होता है, आपसे हाथ मिलाना, ईद मिलने आना है। वो आपके वर्कर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, पार्टी के अंदर कोलीग हैं, और अगर आपके अच्छे ताल्लुकात दूसरी पार्टी के लोगों से भी हो तो वो दूसरी पार्टी वाले भी आ जाते हैं कई दफ़ा। अच्छा, तो दूसरी पार्टी वालों से अच्छे ताल्लुकात होते हैं? ये आम ऐसी आम आवाम जानना चाहते हैं, मुझे तो पता ही। देखिए, हम दोगलापन नहीं यकीन रखते। हम इस बात पे ज़ाती रिलेशनशिप हर इंसान से होती है, बहुत सारी हैं। आपकी कई दफ़ा ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपकी रिश्तेदारी भी होती है, वो नज़रियाती तौर पे दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब जैसे मोहसिन नकवी हैं, मेरी उनसे रिश्तेदारी होती है, लेकिन नज़रियाती तौर पे आजकल हम बहुत दूर है, बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसे मैं आपको बड़ी लंबी फहरिस्त गिना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। वो जनाब इख्तियार बेग और इश्तियाक बेग, ये दोनों भाई अलग अलग पार्टी से इनका ताल्लुक है। एक पीपल्स पार्टी से हैं, एक मुस्लिम लीग से हैं। वो वैसे तो हमारे अपनी पार्टी में एक जुबैर हैं, एक असद उमर। जी हाँ जी हाँ। ऐसे देखिए नज़रियात का होना वो इंसान का ज़ाती फैसला है, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हर रिश्ते के अंदर आप ये नहीं हो सकते कि आपका अगर इख्तिलाफ हो तो आप अपने भाई को छोड़ दें। ये मुमकिन नहीं। सही, बिल्कुल सही। नादिर भाई, आपकी ईद कैसी होती है? जी, हमारी ईद तो सबसे पहले हमारा एक गबोल पार्क मशहूर है लियारी के अंदर, वहाँ पे एक इज्तिमाई बहुत बड़ी नमाज़ होती है। हज़ारों हमारे लियारी के सारे भाई वहाँ पे जमा होते हैं गबोल पार्क में, इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिरोज़ भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ कि पहला दिन फैमिली के लिए होता है, और हम सारे लियारी वाले हमारे हम फैमिली मानते हैं उसको। जब तक वहाँ से निकलते हैं फिर हमारे जो मेरे दादा परदादा, उनकी कब्रें भी लियारी के अंदर ही है, मेवा शाह कब्रिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। फिर उधर ही रिश्तेदार हैं बहुत सारे, हमारे कज़न्स वगैरह, चाचा मेरे हैं, और भी हैं, फूफियाँ वगैरह हैं, वो सब उधर ही आसपास सबके घर हैं करीब करीब। सबसे मिल मिला के जब तक फ्री होते हैं, फिर जो शहर के दूसरे हिस्से में मेरी नानी जैसे रहती है मलिर कैंट की तरफ, उनसे मिलने चले जाते हैं। और भी दोस्त वगैरह हैं जो फैमिली की तरह ही हैं, ऐसे दोस्त जिनके साथ बचपन से रहा हूँ मैं, उन सब से पहले दिन मैं मिलता हूँ। फिर दूसरे दिन जिससे पहले दिन नहीं मिल सका होता उनसे मिलते हैं। फिर हमारी कौम है गबोल कौम, वो आपको पता है पंजाब तक, आप जैसे कि बता रहे थे आप पंजाब में रहते हैं, तो हमारी गबोल कौम पंजाब में अलीपुर मुजफ्फरगढ़ तक भी रहते हैं। वहाँ पे भी कोई 20-25 हज़ार हमारे ट्राइब्समैन रहते हैं। तो दूसरे दिन यूजुअली वो आते हैं हमसे मिलने, सिब्बी बलूचिस्तान से हमारे गबोल स्पेशल मिलने आते हैं। स्पेशली मिलने आते हैं। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके कि हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं और इतनी इज़्ज़त देते हैं कि इतना लंबा सफ़र करके, आई थिंक अलीपुर मुजफ्फरगढ़ से कम अज़ कम मेरे हिसाब से 14 घंटे का रास्ता है, वो तय करके आते हैं सिर्फ हमसे मिलने के लिए। तो वाकई मोहब्बत है। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और इसी मोहब्बत की वजह से मैं चौथी नस्ल हूँ अपनी फैमिली की जो मोटिवेटेड है। देखें, आज के माहौल में सियासत करना आसान नहीं है। जिस तरह कोई भी शख्स को आप लेके पकड़ के उसको
रोड के चौराहे पे आप बेइज्जत कर सकते हैं, तो जो कहते थे ना कि इज्जत के लिए सियासत में आते हैं, वो वाली बात तो ख़त्म हो गई। ऐसा शायद ही कोई सियासतदान होगा इस वक्त आज के दौर में जिसको रोड पे गालियाँ नहीं पड़ी होंगी, चाहे PTI में देख लें, चाहे पीपल्स पार्टी में देख लें। मगर जो लोगों का प्यार है, जो मोहब्बत है, जो उनकी हमसे होप्स हैं, उम्मीदें हैं, वो चीज़ें जो हमें आज तक भी मोटिवेट करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि चौथा नस्ल हूँ मैं, इसी शहर में जो पैदा हुआ हूँ। मेरे दादा के दादा भी इसी शहर में दफन हुए हुए हैं, और चौथा नस्ल मैं हूँ जो सियासत के अंदर हूँ। तो अल्लाह करे कि इस शहर के लिए हम खिदमत तो वाकई ये जो गालियाँ वाली बात गाली है, जो तनकीद कर रहे होते हैं लोग, नहीं अब तो गालियाँ देते हैं, तनकीद नहीं, तनकीद तक तो देखें सही था, तनकीद तक तो सही था, अब तो डायरेक्ट गालियाँ देते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो नहीं, तो इसके बावजूद इसी फील्ड को चुनना ये बड़ा फैसला है। बिल्कुल। मतलब आप ये देखें ना कि कोई भी आज़ाद नहीं है इस वक्त। आप मुझे वो पोस्ट, वो ओहदा बता दें पाकिस्तान में कि जिसको गाली नहीं पड़ती। नहीं, एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अगले दिन आपको रोड पे गालियां पड़ रही हैं, तो इससे ज्यादा क्या बेहतर होगी? तो इसके अलावा कौन कौन से शोबे हैं जहाँ पे जो है ना वो लोग मुंह भर भर के गालियां निकाल रहे हैं? ऐसे ही है, तो बिल्कुल। कोई भी मतलब महफूज नहीं है इसके बावजूद। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो माशरे के अंदर जो ग्रूमिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है, और उसको दोबारा से ऊपर लाना है। फिर दोस्त साहब ने माशाल्लाह अपना एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रेस पहना हुआ है, और इतनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों से हमने सीखना चाहिए किस तरह गुफ्तगू करें तमीज़ से। ड्रेस के हवाले से फिरदौस साहब को 10 में से कितने नंबर देते हैं? मैं इनको 11 दूंगा, मैं इनको, क्योंकि इन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। इन्होंने एक्स्ट्रा, हाँ 10 तो होगा माशाल्लाह, आप 10 लग रहे हैं, ये आपसे एक नंबर आगे हैं। सर ये आपका शेर जो है ना मेरी तरफ मुंह करके धाड़ रहा है। ये मुझे आजकल शेर दाढ़ नहीं रबिल्ली बदले। ये कोई सियासी जुमला तो नहीं? आप जो समझ ले, अपनी अपनी फहम की बात है, जिसका जितना फहम। अच्छा, वाह वाह। अच्छा, लेकिन मुझे नबील ने एक बात कही, इनके साथ माजरत के साथ मुझे एक्चुअली अफसोस होता है। मैं सियासतदान हूँ, नादिम, शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी कौम को वो नहीं बना सका जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी और ख्वाब था। मैं तो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता था। मैं यहाँ के बच्चों को स्कूलों में देखना चाहता था। इसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी समझता था। इसमें करप्शन से पाक पाकिस्तान चाहता था। यहाँ अमीर और गरीब के दरमियान का फ़र्क दूर करना चाहता था। हर शख्स के ऊपर एक पक्की छत चाहता था। हर शख्स को भीकारी होने से दूर रखना चाहता था। इज्जत नफ्स हर किसी की होती है, उसका दौलत से कोई ताल्लुक नहीं। इज्जत सिर्फ एक चीज़ की होती है, तकवे की, इंसानियत की, खिदमत की। मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ। हर किसी को गाली दी पड़ती है। बताइए ईदी साहब को कौन गाली देता है? उनके लिए भी कहते थे कि MQM के लिए वो स्मगल करते हैं, उनके लिए नहीं कहते थे। इररिस्पेक्टिव, देखिए ये तो मैं कभी भी नहीं दावा करूंगा कि दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है। जब हम गाली देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं अगर कोई आदमी को 80% लोग दुआएं देते हैं तो उसको गाली का कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि जो बाकी हैं 10-15% दुआएं नहीं देते होंगे, 5% वो बेईमानी है। वो लोग जो गाली देते हैं उनको फिर लोग अहमक कहते हैं। अब जैसे इमरान खान साहब की जिंदगी के कई पहलू हैं। As a cricketer, why should anyone abuse him? So anyway, he was a brilliant cricketer. As a social worker भी उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं है। As a philanthropist, कोई उसके जो काम वो कर गए मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं किया। और मैं तो आपको बताता हूँ क्योंकि I've been associated with him for very long time. जो दुआएं उनको मिलती हैं उनकी कामयाबी का राज ही वो दुआएं हैं। वो जो कैंसर पेशेंट, वो बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी माएँ जिस तरह दुआएं देती हैं उनकी ज़िंदगी के, वो आप लोगों ने देखे। वो कोई पुट-ऑन एक्ट्स नहीं है, वो कोई ऑर्केस्ट्रेटेड बातें नहीं हो रही। हाँ सही बात, ऐसे बाकी छोड़िए, सियासत को एक तरफ कर दीजिए। हाँ नहीं, वो वाली दुआएं वो कोई पेड कंटेंट नहीं है, वो दिल से निकली हुई दुआएं हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे यहाँ है हीरो। देखिए मैं आपको बताऊँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं जब वो अपने अरूज पे थे 1968, मेरी उम्र उस वक्त कितनी थी? 13 साल थी। माशाल्लाह, आप तो अभी तक जवान लगते हैं। तो 13 साल थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो
caught my imagination at that time. He was the hero. वो तो later on in life after studying economics and things, लेकिन तो साहब से कोई ये क्रेडिट नहीं ले सकता कि वो उन्हीं ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। ये नवाज शरीफ जो क्लेम करते हैं वो फजूल करते हैं। असल में जो आर्किटेक्ट्स हैं वो डॉक्टर कदीर खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना होता तो हिंदुस्तान तो आपको कब के चबा के खा चुका जी है। हाँ, कच्चा चबा चुका। तो सर एक वक्फा आ चुका हुआ है। जी बिल्कुल, अगर और जरा वक्फा ना लिया सियासी तो भी ये ज़्यादा हो प्रोड्यूसर गया। मुझे कच्चा चबा जाएगा। तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपने मेहमानों से जो है वो दोबारा ज़रा मज़ेदार किस्म की गपशप शुरू करते हैं। कहीं मत जाइए, हमारी ईद की खसूसी नशरियात देखते रहें। खुशियाँ अब तक। ईद उल फितर की इस खसूसी नशरियात में मैं फ़हीम अब्बास आप तमाम नाजरीन को एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद देता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में जनाब नादिर गबोल साहब और फरदोस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं, जिनसे बड़ी मज़े की बातें जारी हैं। और हमने पूरी कोशिश की कि सियासत के मौज़ूआत से दूर रहा जाए, मगर मेरा ख़्याल है कि मैं तो ये नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है सियासत के अलावा कोई और बात करना, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत बातें करते हैं और ईद के मौके पे ये क्या कम है कि कोई इख्तलाफी गुफ्तगू नहीं हो रही है। आज हम वैसे भी बड़ी प्यार और मोहब्बत वाली बातें इनसे करवाने का प्लान रखते हैं। एक मेरे पास गेम है छोटी सी, उसमें भी सिर्फ प्यार मोहब्बत की ही बातें होने वाली हैं। मगर उससे पहले मैं अपने मेहमानों से कुछ पूछना चाहता हूँ। सर ये बताएं कि अगर कोई सियासतदान, मतलब जिस पार्टी से उसका ताल्लुक होता है, उसमें तो उसका लीडरशिप जो है उसकी तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हर कहा अच्छा लग रहा होता है, तो क्या दूसरी पार्टी का कोई भी शख्स कोई अच्छी बात नहीं मतलब कर रहा होता? अगर अच्छी होती भी है तो आपको अच्छी क्यों नहीं लगती है? ये आपकी देखिए वैसे ही सियासी तज्जिया बहुत गलत है। अच्छा, गलत है ये? वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए एतराज ही होता है लीडरशिप नहीं, अपनी पार्टी के अंदर वो आपने कहानी सुनी है बंदरों की कभी? मैंने सुनाए। वो बंदरों की कहानी है कि बंदर सारे जो थे वो एक कुएं में चले गए, अच्छा, निकलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यार बड़ा आसान है, एक के कंधे पे दूसरा, दूसरे के कंधे पे तीसरा और चौथा, फिर निकल जाएगा। जो बाहर निकलेगा वो रस्सी डालेगा, सब निकल जाएंगे। ठीक है। कोई निकला ही नहीं। जो ऊपर पहुंचा होता है तो उनका ये सबसे पहले निकलेगा तो हीरो बन जाएगा, तो नीचे फिर आओ उसको। मगर ये तो सियासतदान है ना, बंदरों के तो साथ बात ये है, ये हर सियासी जमात के अंदर लीडरशिप पे भी लीडरशिप कायम करने में राइटर हो, ये होता है। इतना ब्लेटेंट नहीं होता, लेकिन इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद है तब तो सब अच्छे लग रहे होते हैं एक दूसरे को ना, मतलब दूसरी पार्टी के जितने लोग हैं वो भी अच्छे लग रहे होते हैं। मगर जब इत्तेहाद नहीं है तो ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। नादिर भाई आप क्या कहते हैं? ये इस बात में कोई हकीकत है कि अपनी पार्टी के लोग जो अपनी लीडरशिप जो है उनका कहा हुआ सब अच्छा लग रहा होता है, मगर जो सामने की जो हरीफ होते हैं उनमें भी कोई अच्छे काबिल समझदार लोग हो सकते हैं, वो भी कोई सही बात कर सकते हैं? देखें, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अपने लीडरशिप के साथ भी इख्तलाफात हो सकते हैं। मेरे फादर ने पीपल्स पार्टी बीच में छोड़ी थी, उसकी वजह ये थी कि कुछ इख्तलाफात थे लीडरशिप के साथ, जिसकी वजह से छोड़ी थी। और उसी MQM में मजबूरन, वही वर्ड मैं यूज़ करूँगा, मजबूरन गए थे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ख़ुद उनको फ़ोन किया था और कहा था कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि आप कराची की 5वीं नस्ल है, मैं छठी हूँ, वो 5वीं नस्ल हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। फिर जब इख्तलाफात दूर हो गए पीपल्स पार्टी से, तो अपने मदर पार्टी में दोबारा चले गए। अभी भी इशूज़ होते रहते हैं, मेरे भी इशूज़ होते रहते हैं। मैं भी कुछ मीटिंग्स में मैंने अपने वॉइस बुलंद किए और बिल्कुल टॉप लीडरशिप के सामने, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे बिलावल साहब हों, चेयरमैन एंड को चेयरमैन, उनको मैंने अपनी राय से आगाह किया। और बिलावल साहब तो स्पेशली अपनी वालदा की तरह हैं बिल्कुल, क्योंकि वो अप्रिशिएट करते हैं अगर आप एक अच्छी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, एंड ये इनकी शफकत है और मेहरबानी है। और इमरान खान साहब की कुछ बातें मुझे अच्छी लगती हैं। हर चीज़ से पार्टी के अलावा आपको अगर देखा जाए मुल्की सियासत में, तो कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो आपको पसंद है कि मैं जिस पार्टी में मेरा ताल्लुक है, इसके अलावा अगर कोई मुझे पसंद है तो ये पार्टी है, वो कौन सी है? देखें, जब तक तो PTI पावर में नहीं आई थी तो मैं PTI बोलता, मगर क्योंकि PTI पावर में आके उन्होंने अपना दिखा दिया असलियत, तो उसके बाद आई थिंक अगर पीपल्स पार्टी के अलावा मैं बात करूंगा तो प्रोबेबली जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, जी है। ठीक।
चलो जी, हम ये तो आपके हो गए इख्तलाफात। अभी आपको मजबूरन, ये गेम है छोटी सी, इसमें आपको मजबूरन अच्छाइयाँ ही बतानी है, ठीक है, खूबियाँ ही बतानी है। वही एमकेएम वाली मजबूरन। पहले नबील से शुरू करें। वही वही। अच्छा, इसमें कुछ पर्चियाँ हैं, ठीक है कुछ जी। सियासतदानों के नाम है। जी जी, हर सियासतदान की मतलब जो पर्ची आप उठाएंगे उसकी आपने 3 खूबियाँ बतानी। मुश्किल काम है लेकिन चले कोशिश करेंगे। हो सकता है इसमें आपका अपना नाम भी हो। कोई फर्क नहीं। हो सकता है। फिर भी मुश्किल है कह रहे हैं। तो हम नादिर भाई से शुरू करेंगे ये काम। आप सीनियर है, आप करें पहले। बड़े बिस्मिल्लाह। मुझे कोई वैसे इतराज नहीं। चले, चले, ना यार, फिरदौस भाई से करो। बिस्मिल्लाह। नाम तो मैं नहीं पढ़ना ना, नाम पढ़ना है। ये आपने देखना भी है। बल्कि नाम मैं पढ़ूंगा। अच्छा चलिए। हाँ, आप इनको दे देंगे, नाम खुद ही पढ़ लेंगे। ओह, शेख रशीद साहब। ओह, ये तो वेरी इंटरेस्टिंग। द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑन टेलीविजन। ओके। मोर देन इमरान खान। अब आपने कहा है, मैंने अब उनकी तारीफ चले, कर दी, अब यार, आप बोल ले जरा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। नंबर 2। ज़बानी जो उनकी तर्ज बयां है वो अवाम के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। उसको बिल्कुल सही है। 2 हो गई। 2 हो गई। तीसरी चीज है कि उनका सिगार मुझे बहुत अच्छा, स्टाइल उनका पसंद है। नहीं, सिगार पसंद सिगार है, स्टाइल नहीं बनता, सिगार वो जो पसंद। मोटरसाइकिल पे बैठ कर उन्होंने गाड़ी की छत पे बैठ के सिगार पिया था, वो आज भी याद है मुझे। अच्छा, इन्हीं की शेख रशीद साहब की 3 खूबियां आप अगर बयान करें तो आप इत्तेफाक करते हैं जिन्होंने कहा? मैं मोस्ट पॉपुलर तो उनको नहीं कहूँगा टीवी पे, क्योंकि आई थिंक इमरान खान साहब मोस्ट पॉपुलर है टीवी पे। ठीक है। बट यस, ही डज कनेक्ट विद द पब्लिक अ लॉट। तो आई थिंक ये इनका दूसरा पॉइंट था। ठीक है। अपने एटलीस्ट अपने आसपास के जो लोग हैं उनके लाल हवेली के आसपास, उनसे तो बहुत कनेक्ट कर देते हैं। मेरे साथ तो नहीं कनेक्ट कर सकते। और क्योंकि मैं खुद सिगार स्मोकर हूँ तो उनकी मुझे बिल्कुल वो बात भी पसंद है। आई थिंक दिस इज समथिंग मी एंड शेख रशीद साहब शेयर। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि ढीठ है और ढिठाई अच्छी तरह से। अच्छा, अच्छी तरह से, पॉजिटिव वे में, बिकॉज जाहिर सी बात है उन्होंने इतने अदवार देखे हैं। मैं कंपेयर, आपने एक सवाल इन्हीं ने पूछ लिया था बीच में हाँ। इमरान खान। जी जी जी। हम कंपेयर ही नहीं करते भाई इमरान खान को किसी से, ये बात- इनकम्पेरेबल है। Therefore I said शेख अच्छा रशीद। अच्छा, चले वो आपके भाई, लिए खुदा न खास्ता बहुत ऊपर है। मतलब खुदा ना जैसे वो, खास्ता। जैसे किसने कहा था, शहबाज गिल ने कहा था कि अल्लाह के बाद क्या कुछ ऐसी बात हुई थी ना, कोई टीवी पे मशहूर हुई नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, देखिए कभी ऐसी बात ना नहीं करें। करेंगे। वो फवाद चौधरी, फवाद यार चौधरी कहाँ साहब फंसा दिया अरे, आपने। फंसा क्या दिया? तारीफ करें अब आप। तारीफ। 3 फवाद चौधरी साहब की 3 अच्छी चीजें। 3 अच्छी चीजें यही कि आई थिंक वो कमीलियन है, गिरगिट है, कहीं भी फिट हो जाते हैं। कहाँ से शुरू तो हुए अच्छी थे और बात है। कहाँ, अच्छी बात है ना ये, नहीं। अच्छी बात है ये। और इसको पीपल्स पार्टी में डाल दिया, ऑलराउंडर है ना वो। ये अच्छा है। पीपल्स पार्टी में डाल दिया, उसमें फिट हो गए। आपका मुशर्रफ के साथ भी फिट थे, अभी पीटीआई के साथ फिट है फ्यूचर नहीं, में। इसका मतलब है कि ये हर हुकूमत की फ्लेक्सिबल जरूरत है, फ्लेक्सिबल है। हर नहीं हुकूमत नहीं, ही इज अ फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी। क्यों है? देखिए, मैं इस तरह खूबी कह रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब फॉर एग्जांपल एमक्यूएम में गए थे, वो फिट हो ही नहीं सके। अच्छा, उन्होंने कोशिश बड़ी की कि शायद वो मैं अनफिट हो ना। वो अनफिट थे ना। मेरे जैसा भी बंदा अनफिट हो सकता अब है। अगर आप मुझे फॉर एग्जांपल कल भेज दें पीटीआई में, मैं वहाँ पे अनफिट हूँ, क्योंकि अगर मेरी लीडरशिप ऐसी कोई बात करे जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं बोल देता हूँ। तो ये मैं तो अच्छी चीज़ समझता हूँ, शायद आप बुरी चीज़ समझे। खैर, फवाद चौधरी, पहली चीज़ तो ये है कि ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन है। ओके। दूसरी बात ये है कि अगेन वो भी बड़े ढीठ है, उनको भी उठाया, जेल में डाला, मारपीट किया उनके साथ, फिर भी लगे हुए वही अगले दिन आके वही बातें करते हैं। यार ये देखिए, मुझे ना आपकी तारीफों में तारीफ नजर नहीं आ रही। नहीं, ये तारीफ ही है ना, ये मतलब स्टबर्ननेस या डिटरमिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर आप ऐसे कर ले। हाँ, इंग्लिश में अगर आप बोल दें तो ज्यादा, वरना आप ऑब्स्टिनेट कह रहे हैं तो इधर ये दूसरा वाला काम हाँ, सही है। ही इज डिटरमिन्ड। हाँ। आई थिंक एक दिन उनकी सही खिदमत हुई थी जेल में, उसके अगले दिन फिर आके उन्होंने वही बातें की थी। ठीक है। और तीसरी बात ये है कि लीडरशिप को सही वो खुश रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। उनकी लीडरशिप खुश है उनसे। हर किसी के अंदर ये कला और ये खूबी नहीं है कि लीडर राजी हो। कि लीडर उससे राजी हो, उससे लीडर राजी है उसका, वो कुछ भी कर ले, लीडर राजी है उससे। फरदौस भैया, आप इनकी इन तारीफों और खूबियों से जो उन्होंने बयान की हैं फवाद चौधरी साहब की, इनसे किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? आप तो पर्सनली जानते भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं उनके साथ। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों में, मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी में सीखने की सलाहियत बहुत अच्छी है। वो अपने तजर्बों से सीख के अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। ये उसको नेगेटिवली ले रहे हैं
मैं कहता हूँ ये गए। ये जो होते हैं ना जाते आते वाले, वो जरा मेरी समझ में नहीं आते लोग। वो जहां से निकला फिर वापस वहां नहीं गया। फर्क है। बात ये इस्लाह करनी है तो अंदर रह के इस्लाह करो। हमें भी 27 साल हो गए। अगली पर्ची पे आते हैं जरा, आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट कौन। कोई मुश्किल PTI है। का निकल जाएगा। पीटीआई के अलावा कोई दूसरी पर्ची अल्लाह करे निकाली है? पीटीआई का कोई हो, अल्लाह करे पीटीआई का कोई। ले ओए यार कहा आपने। वाह 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 वाह। आसिफ अली जरदारी। कमाल का आदमी है, अच्छा जी, कमाल का आदमी है। पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का उसके इरादा नहीं? मुकाबले का कोई आदमी है नहीं। कमाल है ना। देखें, कमाल के आदमी है, ये पहली तारीफ होगी। दूसरी बात बताएं। बेनजीर से शादी कर ली कितने लोगों। बेनजीर के शौहर हैं, ये भी उनके क्रेडिट में बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है ना। तीसरी खूबी बताएं इनकी। तीसरी बात ये है कि एज पॉलिटिशियन भी तो आप कुछ ना कुछ समझते होंगे। देखिए लोमड़ी को जो लीडर है एक। लोमड़ी को भी एक बड़ी जबरदस्त जानवर है, दुनिया भर में मशहूर है कि चालाक होना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखें, ऐसे नहीं करें। अब इमरान खान Clever, साहब का नाम आ गया ना, तो वो भी ऐसी नहीं, बातें वो करेंगे तो मैं बिल्कुल तो कह रहा हूँ अच्छा बीइंग नहीं लगेगा। ये मुकाबला हो जाएगी क्लेवर। हमारी। नहीं, आपने अभी कहा ना अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, मैंने कहा क्लेवर। अच्छा, क्लेवर। क्लेवर ठीक है। क्लेवर टू द एक्सट्रीम एक्सटेंट। शायद यू वुडंट फाइंड अ मोर क्लेवर एंड अनदर शी ठीक है। with it. We're not allowed to say, so therefore I will restrain myself. राजन भाई, आपके यकीनन जो इनके बारे में ये बिल्कुल नहीं agree तीन करेंगे खूबियां मुझसे। होंगी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। आप इनको किस तरह देखेंगे? आसिफ अली जरदारी साहब। एक्सट्रीमली स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट, हाँ। ओके एक्सट्रीमली ब्रेव ओके। एंड एक्सट्रीमली डिटरमिन्ड। अच्छा, ये हाँ। इनकी तीन खूबियां तीन हैं। खूबियां हैं जो आई किसी थिंक और लीडर में नहीं है। इस वक्त किसी में और नहीं है। डिटर्मिनेशन, स्मार्टनेस और करेज। जिस तरह उन्होंने जेल गए हैं 12-13 साल, उसी जगह पे आप इमरान खान को कंपेयर करें कि ना सिर्फ वो जेल जाने से इतना डरते हैं, पर जो मनाजिर हम आजकल देख रहे हैं कि ऊपर बुलेट प्रूफ का चादर लेके, ये आज तक हमने पाकिस्तान के, अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दुनिया के बड़े बड़े लीडरान से, इनको खुद हंसी आ गई कि हमारा लीडर किस तरह नहीं, मैंने आसिफ अली जरदारी की कितनी तस्वीरें अभी गूगल में निकाल के दिखाऊं यार। ऊपर चादर लेके। सच बोलो, सच बोलने में देखो, सच बोलना जो है दीन इस्लाम आसिफ साहब की मेरे को मैं तस्वीरें याद आपको है। हजारों तस्वीरें दिखा दूंगा इतने मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे, किस बुलेट आप एक प्रूफ दिखा दें गाड़ियों मुझे। में बैठते हैं। कोर्ट के एक अंदर, में- कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर कोर्ट क्या जा रहे थे। बेनजीर को अब मैं याद छोड़ दे, आज ईद का दिन है इसलिए रहने देते हैं, आज मौके पे। चेक करें आप किस सियासतदान का नाम निकाल इमरान खान का नाम आ जाए, अल्लाह करे। नहीं आएगा। इमरान खान, अरे वाह क्या बात है। आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ, आपको मेरे साथ दोस्ती रखें। दोस्ती मेरे पास कोई ताकत है, मेरे पास, मैं जो बोलता हूँ वही होता है। इन्होंने इमरान खान का नाम लिया। नहीं, आप देखें बस, अल्लाह का शुक्र है मेरे पे, अल्लाह बहुत मेहरबान है। जो मैं बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। चल, इमरान खान साहब की, अच्छा मगर तीन खूबियां ही खूबियाँ ही बताऊंगा आपको मैं, अंग्रेजी में अच्छे वर्ड्स यूज करके। एक्सट्रीमली कन्विंसिंग, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह वो अवाम को अपने पीछे, वो एक किस्सा था पाइट पाइपर का। पाइट पाइपर का किस्सा अगर किसी को पता है, इंग्लिश का किस्सा है, वो इमरान खान साहब है ये पाकिस्तान अवाम के। को कन्विंस कर लेते हैं एक दफा। नहीं, ये इसका अवाम को किताब चूहों से तशबीह दे रहे हैं, जो बस कि बड़ी वो बुरी बात एक है। दिन बोलेंगे कि भाई अमेरिकी साजिश थी, वो भाई अवाम को अवाम उन्होंने के पीछे ही लगा अमेरिकी दिया अमेरिका। साजिश। अगले दिन कहते हैं नहीं, अमेरिकी तो हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, वो जनरल बाजवा का मसला जी। था। अब पूरी अवाम कहती है अरे भाई बाजवा। सियासत के शोबे में ये आर्ट जो है, ये मैं खूबी कह रहा हूँ ना आपको, मकबूल है, ठीक है, मैं खूबी कह रहा हूँ। आगे वो बस कुछ भी अवाम को बोल देते हैं और वो मंजन बस बिक जाता है बस। बढ़। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये अच्छे क्रिकेटर। अच्छा, अच्छे क्रिकेटर, हाँ, ठीक है। तीसरी बात ये है कि काश मेरे अंदर ये होती, वाकई में, ये तंज में नहीं कह रहा हूँ, वाकई में जिस तरह वो खवातीन को मुतासिर करते हैं, काश मैं भी कर सकता। ये खवातीन तो मुतासिर रही हैं उनसे हमेशा से। ये बहुत बड़ी खूबी है हाँ, उनकी, जो मैं यही कॉपी वजह है करना शायद चाहता हूँ। आपकी शादी हुई? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। अच्छा, आप ठीक समझ जाए, अच्छा, ठीक है। क्योंकि बाद में फिर बैकफायर करते हैं ये। सर देखें, ये आपके लीडर हैं, आधी कौम के लीडर हैं जो इस वक्त उनको पसंद करते हैं। हाँ जी, नहीं मतलब बाकी अब देखें ना, नहीं, आपने किस बुनियाद पे आधा कहा? जिस बुनियाद पे आपने कहा, मैं उसी बुनियाद को चैलेंज कर दूंगा। चले ठीक है जी। बहुत सारे लोगों के लीडर हैं पाकिस्तान में, ठीक है, इनकी तीन खूबियां बताएं जो इनको मुमताज करती हैं बाकी सारे सियासतदानों से। मेरे ख्याल से अचीवर, अचीवर, जिस मैदान में गए, कामयाबियां समेटी हैं इन्होंने। एंड सिंसियरिटी, इंटेग्रिटी, बिल्कुल सही। कमिटमेंट। ऐसे लोग दुनिया में कहीं भी चले जाते,
जो अब ताइब जो उनका पास्ट रहा है उससे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पलट लिया। खुद उनके इतराफ वो से इंसान नहीं है जो वो पहले थे। तो बिल्कुल नहीं। इसे कि जो शख्स अपनी जबान से इतराफ करता है कि मैं प्लेबॉय था और अब नहीं, बिल्कुल आसान इतनी तब्दीली अपनी जात में लाना भी हर आम इंसान के बस की बात नहीं होती। बेशक बेशक ऐसा। तो जी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है और आप दोनों मेहमानों का मुझे शुक्रिया भी अदा करना है। ईद के मौके पे बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू रही है, जो अमूमन पूरा साल हम जब भी कभी इस शो में मुलाकात हो तो ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो नाजरीन को ईद की मुबारकबाद के हवाले से क्या आप कहना चाहेंगे, उसी पैगाम के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। ये ईद वो है जिसमें सिर्फ खुशियाँ मनाई नहीं जाती, खुशियाँ समेटी नहीं जाती, खुशियाँ बांटी जाती। बेशक बेशक बेशक। नादिर भाई आप क्या कहें? बिल्कुल, इसको मीठी ईद भी कहते हैं क्योंकि आपने एक महीना बहुत ज़्यादा इबादत की, कुर्बानियाँ दी, अपने आप को रोक के रखा और यही उम्मीद है कि इस एक महीने में जो आपको सबक मिला है सेल्फ रिस्ट्रेंट का, उसको आप कैरी ऑन करें बाकी 11 महीने और अल्लाह को राज़ी रखें। और आज के दिन स्पेशली अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दें, बाकी चीज़ें बाद में। थैंक यू सो मच, आप दोनों तशरीफ़ लाए और एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारी दुआएं हैं आप दोनों के लिए, अपने अपने जो पार्टीज़ हैं उनके लिए, उनके अपने कैरियर के लिए और लोगों की खिदमत के हवाले से बड़ी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। तो दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो आपसे मुलाकात करवाएंगे अपने कुछ और मेहमानों के साथ। कहीं मत जाइए, हमारी ईद के हवाले से ख़ुसूसी नशरियात देखते रहिए। खुशियाँ अब तक। जी दोस्तों, अब तक टेलीविज़न की ईद की ख़ुसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक में मैं एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज वक्फे से पहले कुछ मेहमानों से इस ख़ुसूसी नशरियात में बातचीत हो रही थी, बड़ी मज़े की गपशप रही। जनाब फरदोस शमीम नकवी साहब हमारे साथ थे, नादिर गबोल साहब हमारे साथ थे। अभी हमें कुछ और ख़ास मेहमानों ने ज्वाइन किया है ईद की इस ख़ुसूसी नशरियात में। इनसे कुछ ज़बरदस्त किस्म की गपशप रहेगी। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप आफ्ताब? वालेकुम सलाम अब्बास भाई, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपके व्यूवर्स को भी और तमाम पाकिस्तान के जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मेरी जानिब से ईद मुबारक। क्या बात है, ज़बरदस्त। और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं, ये भी एक सियासी रहनुमा है और नौजवान सियासतदान है हमारे साथ, और इस बात पे वो मुस्कुरा भी दिए। हमारे साथ हैं साबिक MNA जनाब रेहान हाशमी साहब। आपका ताल्लुक MQM से है। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक, आपके पूरे स्टाफ को, चैनल को और आपके नाजरीन को भी। क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा आफ्ताब भाई और रेहान भाई, हमने वक्फे से पहले पूरी कोशिश की कि अपने मेहमानों से सियासत के बारे में बात ना करें और मैं उसमें बुरी तरह नाकाम रहा। तो अभी मैं फिर से कोशिश करने लगा हूँ कि हम सियासत के अलावा कोई बात करेंगे। तो रेहान भाई से बात करते। बिल्कुल। रेहान भाई मुझे बताएं कि कभी ईद के मौके पे मूवी देखने गए हैं आप? कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कभी इत्तेफाक? इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, और ईद के अलावा कभी आपने मूवी देखी हो पाकिस्तान सिनेमा में जाके? एक दफ़ा मुझे याद है, शायद देखी है, उसके अलावा कौन सी मूवी थी वो? कौन से खुश नसीब अदाकार थे जिनकी मूवी वो देखी कोई आप? हॉलीवुड की थी मूवी। अच्छा। और मेरा ख्याल है टर्मिनेटर थी शायद। अच्छा, पुरानी बात है ये। पाकिस्तान की बड़ी अच्छी मूवीज आई हुई हैं। कोई मैंने पाकिस्तानी मूवीज देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ और कोई ना नाम ही भी नहीं सुना आपने? मौला जट हो गई, हाँ, ये इस तरह की लंदन नाम सुने हैं, लेकिन नहीं जाऊंगी। नहीं, असल में टाइम फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। तो हम तो वो कैरेक्टर्स हैं जिन पे मूवियाँ बन जाती हैं। फिर भी देखनी तो पड़ेगी ना, मतलब आप पे चले मूवी बने तो आप क्या चाहेंगे कि उसमें कितने आइटम सॉन्ग होने चाहिए? आइटम सॉन्ग्स नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। बड़ी सूखी जिंदगी है। सूखी जिंदगी। ठीक है, चले ड्रामास देखते हैं। कभी ऐसे टाइम मिला पाकिस्तानी ड्रामा? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ, बचपन में हमें एक टाइम एलोकेटेड था घर वालों की तरफ से, और उस एलोकेटेड टाइम में हमें टीवी के सामने बैठने की इजाज़त थी। हमारे घर का जो हर घर का एक माहौल होता है, तो हमारे घर में एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिहाज से
टीवी के सामने बैठाया जाता था, वरना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या पढ़ाई। वो खबरनामा पे प्रोग्राम टाइम खत्म हो जाता था। हाँ यस, ऐसा ही था। ऐसा ही था। जैसे हमारे वाले हिसाब से। तो फिरदौस भाई आप, अच्छा मैं ड्रामा तो पूछना, ड्रामा कौन सा याद है आपको अपने दौर का? अनकही शायद थी, अच्छा धुआं। धुआं ड्रामा, हाँ, आशिर अजीम साहब। जी आशिर अजीम का। जी उसके साथ भी क्या किया, हाँ हीरोज के साथ हम क्या करते हैं, उसका अब आज अंदाजा हो रहा है। वो ड्रामे में भी हीरो था हाँ और रियल लाइफ में भी हीरो था, जी। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल तो ये है हमारे सफर हीरो। बाकी है उनका, इंशाल्लाह ही विल कम बैक। वो हाँ, किसी ना किसी देखिए तरह बहुत बैक सारे के साथ आशिर वापस अजीम आएंगे। हैं इस मुल्क में। हाँ। इस मुल्क ने बहुत सारे आशिर पैदा किए, लेकिन कुछ गुमनामी में चले गए, कुछ इस्तेहसाल का शिकार हो गए, हाँ, कुछ ने खामोशी इख्तियार की, और कुछ का ब्रेन ड्रेन हो गया। मगर आज हम ईद के मौके पे उम्मीद के साथ अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ और पूरा चार्ज होके आए होंगे। आज हमने बातें जो है ना वो अच्छी अच्छी करनी है। अच्छा आफ्ताब भाई आप बताएं जरा, आपने ईद के मौके पे कभी मूवी देखी है? अच्छा देखिए, जहाँ तक ईद की बात है, मुझे याद है कि जब छोटा होता था मैं, तो ईद के तीसरे दिन दोस्त थे, मेरे एक दोस्त था, वो और मैं और एक और दोस्त, हम 2-3 दोस्त थे। वो जाते थे हमारे घर के करीब ही, ज़्यादा दूर नहीं, ख़याम सिनेमा था नर्सरी पे। ठीक है। तो वहाँ जाके देखते थे और फिर कोशिश करते कि घर तक ये बात ना पहुँचे। तो कभी पता चल गया हो घर में? सर एक दफ़ा पता चला था, और उस वक्त जो है मेरा जो हशर हुआ उसके बाद जो है, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे ना बहुत सख्त तबीयत के। अच्छा। वो मतलब उन्होंने हमारी जो परवरिश है वो बच्चियों जैसी की है। अच्छा। हमें हदूद थी हमारी कि हमने इस हदूद से बाहर नहीं निकलना, और उनको पता चल जाता था। हम हैरान होते थे कि यार ऐसे कौन से जासूस हैं जो इनको बता देते हैं। एक दफ़ा की बात है, हैदराबाद में एक अंबर सिनेमा होता था। अच्छा। हम दोस्त गए, तो मेरा एक दोस्त सिगरेट पीता था, बल्कि वो दोनों दोस्त सिगरेट पीते थे। तो उनका एक थोड़ा सा मैंने एक वो लगाया, एक कश टाइप का ना, और मैं ये पूरी तसल्ली करके कोई मुझे देख नहीं रहा। और जब मैं घर पहुंचा हूँ, सैनमे में, अंबर सैनमे में सिगरेट पी जा रही थी। मैं हैरान परेशान हूँ कि वो कौन लोग थे। अच्छा। कैसे थे कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी इतलात जो थी सिगरेट पीने की वहाँ पहुँच। हाँ। तो उसके नतीजा ये निकला कि आज हम 8 भाई हैं, माशाल्लाह। कोई बंदा सिगरेट नहीं पीता, वाह। कोई पान नहीं खाता, हाँ। कोई कुछ नहीं। हमें आज भी वो खौफ है कि यार कहीं वालिद साहब तो नहीं देख लेंगे। हालांकि वालिद साहब को गए हुए ज़माना हो गया, 87 में गए, इनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आज इस एज में भी कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो देख ना ले। अच्छा, वो उस वक्त की जो सख्ती होती है वो उस वक्त तो बड़ी अजीब लग रही होती है, मगर बाद में वो जिंदगी में किस कदर काम आती है उनकी सख्ती, इसका अंदाजा उस वक्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब जाकर ये महसूस होता है कि अगर वो सख्ती ना करते तो शायद जो कुछ हम हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हासिल कर सकते थे, और जहाँ पर अल्लाह ने इस मुकाम पर पहुँचाया शायद वो हासिल नहीं कर सकते थे। तो ये वालिदैन की जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो सख्ती है, वो उस टाइम तो सख्त लगती है, लेकिन वो हमारी बेहतरी के लिए। बेशक ऐसा। रेहान भाई, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी डांट का आपको डर रहता है? आज इस मौके पे भी जी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। ओ यस। तो जिनका नाम आप टीवी पे लेना चाहें, कुछ ऐसे लोग हैं? देखें, होम डिपार्टमेंट एक तो होता है सभी का, उतना को ना एक्सेप्ट ना करें। मेरा ख्याल है वालदा है। अच्छा, वालदा है, माशाल्लाह। वालदा की तरफ से हमें खौफ रहता है कि कहीं उनको कोई चीज़ नागवार ना गुजरे। तो उन्हें वैसे क्या नागवार गुजरता है जिसकी डांट अक्सर पड़ती है? लास्ट टाइम किस बात पे पड़ी है? सियासत में आने पे। अच्छा, ये यस। फिर उनको बाज़गश्त आती है कि एक्टिविटी हो रही है, और पाकिस्तान का माहौल भी ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आम घराना अपनी औलादों को सियासत में जाने से रोकेगा ही, क्योंकि जिस किस्म का माहौल है हमारे यहाँ। हालांकि ये तो खिदमत है, हम तो सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही सियासत में आते हैं ना। सोशल एक्टिविज़म का जो रिफाइंड फॉर्म है वो है सियासत, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट अगर किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा होगा, लोगों के हकूक़ की बात कर रहा होगा, तो एक सर्टन टाइम फ्रेम में जाके उसको थोड़ा सा रिजिडिटी इख्तियार करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई भी सोशल एक्टिविस्ट होता है वो अल्टीमेटली वो सियासत की तरफ ही जा रहा होता है। अभी उसको ऑप्ट करने का है। ठीक है। फिर हमारे कुछ बड़े जो हैं उनका भी बड़ा एक एहतराम है, खौफ क्या कहेंगे, एहतराम का रिश्ता होता है कि कोई ऐसा एक्ट ना हो जाए जो कि नागवार गुजरे। उसमें हम मेंटोर के तौर पे मैं अपनी पार्टी के अंदर अनीस भाई हैं, फारूक सत्तार भाई हैं, खालिद मकबूल भाई हैं, ये वो रिफाइंड लोग हैं जो कि
जिनसे सीखने का भी मौका टीचर मिलता की है। तरह टीचर की हैसियत देते हैं और उनकी डांट का जी डर रहता है आपको। मेंटोर ठीक। ही है हमारे। ये बात बड़ी सही है। और जो माएँ होती हैं ना, वो पॉलिटिशियंस की, उनका दर्द मैं इस तरह समझ सकता हूँ कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला यहाँ पे मदर्स डे पे अली रज़ा अब्दी साहब और उनकी वालदा का इंटरव्यू करने का। भाई अल्लाह ताला बख्शे उस हमारे भाई को, और उनकी वालदा जो है उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ के साथ वो दिन गुजारे। तो वो इस बात पे सख्त नाखुश थी कि अली जो है वो सियासत में चला गया, और बस अली भी अपनी वालदा को पूरी कोशिश में थे कि बस ये राज़ी रहें कि नहीं माँ जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और एक दिन वही हुआ जिसका उन्हें डर था कसम से। तो अल्लाह ताला सारे बेटों को लेकिन वो अभी महफूज माशाल्लाह रखे। बड़ी बाहिम्मत हैं। जी, वो जी। कि जो छोड़ा हुआ ऐसा है सिलसिला उसको सारी और जारी रखा हुआ उन्होंने। जी जी जी। और बल्कि मैंने देखा कि वो बहुत सारे ये जो तंदूर वगैरह हैं वहाँ पे एक टोकरी वहाँ पे रखी है उन्होंने। ये उन्हीं की मतलब जो खिदमत है उनमें से एक उसका पहलू है जिसपे वो नेकी की टोकरी के नाम से उन्होंने जो है ना टोकरियाँ तकसीम की हुई हैं कि छोटे सा एलिमेंट है कि आप अगर 10 रोटियाँ ले रहे हैं तो 2 रोटियाँ आप एक्स्ट्रा लेके उस टोकरी में रख दें। कोई भी आएगा जिसके पास पैसे नहीं है वो वहाँ से वो 2 रोटियाँ ले सकता है। कितना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर जनाब, आफ्ताब भाई आप बताएं ज़रा, आपको भी क्या वो कोई डांटने वाला है ज़िंदगी में अभी के टोटल सारे फैसले आपके अपने ही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है? अच्छा देखें, जब तक तो वालिदैन थे तो उस वक्त तो यकीनन हमारी हर चीज़ पे नज़र रखी जाती थी, लेकिन जब वालिदैन नहीं रहे तो फिर वही वाली बात कि होम मिनिस्टर है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर बात है वो होम मिनिस्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ये कि मैंने कोशिश की और करता हूँ मैं अभी भी कि मैंने अपनी वाइफ से भी कहा और कि अगर आपने मेरे साथ कोई इख्तलाफ भी करना है ना तो वो मेरे बच्चों के सामने नहीं हो सकता। ठीक है। आप कमरे में आए, मुझे बताएं कि जी ये मसला है, ये चीज़ गलत है आपकी या सही है, लेकिन बच्चों के सामने। इसलिए कि फिर बच्चों के अंदर जो हमारी रिस्पेक्ट है ना दोनों फादर मदर की, वो बच्चों के सामने कम हो जाती है। बिल्कुल फिर सही। वही चीज़ वो अपनाते हैं। पहले वो अपने बहन भाई आपस में शुरू करते हैं, फिर जब वो अपनी ज़िंदगी में जाएंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए उनके तो आप हैरान होंगे कि मैं आज तक हाशमी भाई अपनी बच्चियों को 2 बेटियां हैं मेरी और 1 बेटा है, कभी मुझे याद है नहीं है कि मैंने कान भी पकड़ा। वाह वाह, क्या तो- बात, जबरदस्त। क्योंकि मैंने कोशिश की कि जी ये, क्योंकि मैंने अपने जो वालिदैन की ज़िंदगी थी वो मेरे वालिद साहब मैंने आपको बताया बहुत सख्त थे, तो उस वक्त वो हर चीज़ अब हमें पता होता था, अब हमने जाना है और फिर शुरू है चित्र परेड। तो क्योंकि हम गलती करके जाते थे। अच्छा, मेरे घर में मैं दूसरे नंबर पे हूँ बड़े भाई के बाद, तो सबसे ज़्यादा पिटाई, सबसे ज़्यादा सारा कुछ मेरे पर ही होता था। अच्छा, क्योंकि मैं ना मेरा टाइमिंग थे कुछ ना कुछ, मुझे बस शरारती थे छोटा आप? सा नहीं, शरारती भी था, सियासी भी था, सब कुछ था। अच्छा, मुझे मैं आपको ईमान से अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे लीडर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। स्कूल के अंदर भी एक होता है ना लीडर, तो मुझे कभी वो कुछ हमारे दोस्त थे वो भुक्ती खानदान से थे, तो वो मुझे भुक्ती पुकारते थे, कोई कुछ और नाम से पुकारते थे, तो मैं बड़ा खुश होता था कि हाँ ये मुझसे डर रहे हैं, ये है वो। तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज फील होती नहीं है क्या? कुछ है मुख्तलिफ है? बिल्कुल, मैं कहता था भाई मुझे मानो बस। ऐसे लोगों को खलीफा कहते थे हम। अच्छा जी। तो अच्छा आप बताएं मुझे अपना रेहान भाई, आज के दौर में फ़ोन के बगैर हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन देखना पड़ता है, रात को सोने से पहले भी सारी चीज़ें वाइंड अप करके फ़ोन। तो फ़ोन के बगैर कितने घंटे ज़िंदा रह सकते हैं? जिंदा तो आदमी वैसे ही रहता है जब तक सांसें अल्लाह ने दी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बेसिक नेसेसिटी की हैसियत इख्तियार कर गया है फ़ोन, जी हाँ, कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्किंग के लिए, उसी लिहाज से जो आपके कनेक्शंस हैं और काम की नौइयत है और काम की स्पीड है वो भी बढ़ गई है। फिर ख़ास तौर पर जब आप पब्लिक डीलिंग में हों, लोगों की तवक्कुआत हों, तो ये तो बहुत आसान है कि आप बहुत सारे लोगों का फ़ोन ना उठाएं। तो ऐसी सूरत हाल में आपका फ़ोन एक दिन के लिए ले लिया जाए, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो क्या किस बेचैनी के साथ आप सिर्फ इमेजिन करें कि क्या हो सकता है? तज़ब्ज़ुब का शिकार रहूँगा। हाँ। लेकिन यही चीज़ है जो कि सिखाती है आदमी को बर्दाश्त। हाँ। तो आपको किसी भी नेसेसिटी के बगैर ज़िंदा रहने की सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हालांकि ये बेसिक नेसेसिटी पानी
घर शेल्टर सिक्योरिटी की तरह हो गया है। अल्लाह बख्शे रहमान मलिक साहब के दौर में हमने ये दौर देखे, ये दिन देखे, फोन के बगैर फोन चले नहीं रहा था, इंटरनेट नहीं आ रहा, नेटवर्क बंद, सब और कुछ बंद। लेकिन बाहर ज़रूरी है ये, हाँ, मेरे ख्याल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसका एक एक्सेस इस्तेमाल जो है ना वो भी मुज़र है। उसको टाइमिंग होनी चाहिए, कोई ना कोई मैकेनिज्म टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से करना ज़रूरी है बहुत, वरना चाहे कोई भी हो। आपका फ़ोन के साथ कितना ज़्यादा? सर मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया असल में, बस वो अब एक आदत का हिस्सा बन गई ना। अच्छा मेरी वाइफ पकड़, मैं बैठा होता हूँ साथ तो वो पकड़ के फ़ोन रखती हैं, फिर मुझे बड़ी बेचैनी होती है। वो कहती है मुझे ये बताओ कि इसमें से क्या निकालना चाहते हो, बार बार अभी तो तुमने देखा और चक्कर में लेती है ना। अच्छा वो तो है, वो भी हकीकत है। अच्छा वो चेक करती फिर मुझे बताती हैं, आज अपनी तरफ से मुझे खबर देती हैं कि इसका हेलो आया था, हाँ। इसका हाय आया था। अच्छा, हाँ फैंस अब वो फैंस जो मर्जी है, लेकिन ये कि ये एक बहुत बड़ी हो। अच्छा अब होता ये है कि नॉर्मली मतलब हम ज़ाहिर बात है इस माशरे में जहाँ लड़का लड़की मर्द औरत, हाँ हाँ, तो हर बात को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कोई आप उस पर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी है, आप एक कुलीग की हैसियत से भी बात करते हैं। बाज़ लोग आपको बहुत अच्छे, वो मेरे पास एक खातून थी, यंग पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन ही कह लें, आजकल तो सारे ही पॉलिटिशियन है ना, तो उसका तरीक़ेकार हर एक अपना अपना, तो वो बड़े अच्छी कोट्स भेजती है। अच्छा कि जी तो वो मतलब एक अच्छी चीज़ है। अच्छा अब वो जब वो भेजती है तो ये कहते हैं ये क्या भेजी, मैंने कहा पढ़ तो लो भाई भेजा क्या है इसने। हाँ भेजा क्या है, और वो सिर्फ फिरदौस साहब को थोड़ी भेजा है, वो तो कोई 200-250 की लिस्ट को जाता है सुबह सुबह एक ब्रॉडकास्ट मैसेज इस तरह का। आजकल तो ये आम हो गया ना, आप उसको डिलीट करें, मैं आपको फ़ोन दिखाऊं आप डर जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या है, मैं डिलीट करता हूँ वो कहते हैं आफ्ताब भाई कोई नाराज़गी होगी। हाँ वो ग्रुप से निकलना भी वाकई नाराज़गी है, वो तो ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल ऐसा। तो जी एक वक्फा आ गया है, वक्फा ना लेंगे तो हमारी भी हमारे प्रोड्यूसर से नाराज़गी हो जाएगी, तो एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। अपने इन मेहमानों से हम मज़े की जो गपशप है इसको रखेंगे जारी, कहीं मत जाइए, ईद की ख़ुसूसी नशरियात देखते रहिए, खुशियाँ अब तक। जी दोस्तों, अब तक टेलीविजन पे ईद की इस खसूसी नशरियात खुशियाँ अब तक में मैं फ़हीम अब्बास आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ, और उन तमाम नाजरीन को जिन्होंने अभी अभी टेलीविज़न पे हमारा चैनल ट्यून किया है उनको एक दफ़ा फिर से मैं ईद मुबारक कहता हूँ। तो आपको बता दूँ कि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं रेहान हाशमी साहब, आपका ताल्लुक़ है MQM से। दो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्त इस वक्त मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले तो ये ईवानों में और हर जगह पर इकट्ठे साथ साथ बैठे इसी तरह मुस्कुराते नज़र आते थे, आजकल ज़रा कम हो गया है कुछ पार्टीज़ की वजह से, मगर अल्लाह खैर करे आने वाले दिनों में फिर हम इन सबको इकट्ठे देखेंगे लोगों की खिदमत में मसरूफ़। रेहान हाशमी साहब, मुझे ये बताइए कि अगर चले सबसे पहले तो वक्फे से पहले इस तरह आफ्ताब भाई बता रहे थे कि कभी किसी फ़ैन का मैसेज आ जाता है या किसी जर्नलिस्ट का, किसी यंग पॉलिटिशियन का, बड़ा मुश्किल हो गया सवाल करना। बड़ा मुश्किल हो गया सवाल। तो वो वैसे मतलब फॉरवर्ड मैसेज या ईद शबरात को कोई मैसेज आ जाता है तो वो घर से एक खास ऐसे नज़र रहती है, बेशक आपकी कोई इंटेंशन ऐसी हो या ना हो, आपकी तरफ भी ऐसा ही है कुछ? हाँ ये तो देखें एक जैसी स्टोरी हर जगह होती है, कहीं पर दबाव ज़्यादा होता है, कहीं पर दबाव कम होता है। और सवाल मैंने इसलिए किया कि मैं सिर्फ पूछ सकूं आप कैसे डील करते हैं, क्योंकि मेरी तरफ भी यही मसला है। कॉन्फिडेंस की बात है, कॉन्फिडेंस की बात है, और आपके हरकत और सकनात इस आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा डिपेंड करता है उस पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा सही हो गया। अच्छा चलें रेहान भाई, ये बताएं कि अगर आप वेकेशन पे जाएं तो आपके पाकिस्तान से बाहर कौन सी आपकी आइडियल जो है ना वो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप चाहेंगे कि फैमिली के साथ जो है ना आप वेकेशन पे जाएं? देखिए जब भी हमें मौका मिले, वैसे तो पाकिस्तान में वो तमाम खूबसूरती वो मौजूद जहाँ जाना चाहें, तो हम ऑप्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर ही जाना। कहीं पर अगर सहराई इलाका होता है तो सहरा मौजूद है, पहाड़ी इलाके मौजूद है, बर्फबारी को अगर देखना है तो वो मौजूद है, मगर यहाँ लेकिन हम जब भी बाहर गए
जी यहाँ सिक्योरिटी चाहिए होती है आपको पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ज़रूरी है, सिक्योरिटी तो हर जगह चाहिए होती है। हम अभी एवोल्यूशन के पीरियड में हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। अब चीज़ें बेहतर तो हो रही हैं, लेकिन उसमें जो शरपसंद अनासिर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना जो मुतहर्रिक रहते हैं लोग, जो टूरिस्ट आते हैं, जो बैनुल-अक़वामी तौर पे पाकिस्तान का मैसेज भी जाना चाहिए, उसको ज़रब देना चाहते हैं, तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसको हमें तदारुक करना चाहिए। हम जब भी बाहर का जाने का हुआ है तो हम उम्रे पे गए हैं। इससे मेरे ख्याल इससे ज़्यादा बेहतर जगह नहीं हुई है। ज़बरदस्त। और घूमने के लिए हम पाकिस्तान को ऑप्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और छुट्टियों के ऊपर भी इन्हिसार करता है। सर्दी में है तो फिर हम बर्फबारी को देखते हैं, और अगर आम दिन है तो हम दूसरी जगहों को ऑप्ट करते हैं। एबटाबाद की मुख्तलिफ जगहों पे हमने तकरीबन 10-12 ऐसी जगहें जिनको आइडेंटिफाई किया हुआ है। कैंपिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे? हाँ, कैंपिंग टाइप का ही समझेंगे, वाह, वाह। वही करते हैं। और हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। वहाँ पर अभी टूरिस्ट प्लेस नहीं बनी है, उम्मीद है और मेरी तमन्ना है कि वो जगहें वो टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर हों, और बैनुल-अक़वामी तौर पर चंद जो दोस्त मेरे बाहर रहते हैं उनको जब दिखाता हूँ, बोलते हैं कि भाई ये तो वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान में आना चाहिए लोगों को, जी जी जी, स्पेंड करना चाहिए, वहाँ पर होटल्स डेवलप करने चाहिए और टूरिज्म को फ़रोग़ देना चाहिए इन जगहों या पे। पाकिस्तान इस हवाले से बहुत रिच है, बट अनफॉर्चुनेटली इस सेक्टर पे हमें मतलब उस तरह तवज्जो देने का मौका नहीं मिल रहा। अल्लाह करे कि आइंदा आने वाली हुकूमतें मतलब इस पे मज़ीद काम करें। माजी में PTI ने भी काफ़ी काम किया है इसके ऊपर टूरिज़म के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है ना नेक तमन्नाएं रखते हैं। मुझे ये बताएं सर, आपके लिए जो बेस्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी है, फैमिली के साथ और फैमिली के अलावा? अच्छा देखिए, मैंने काफ़ी दुनिया देखी। मेरी 2 बेटियां हैं जो अमेरिकन सिटीज़न हैं, बिल्कुल सही। लेकिन मैं उनको अमेरिका लेके नहीं गया कभी। अच्छा। मैं वो और ना वो मुझे बोलती हैं। मैं कहता हूँ कि एक तो ये कि आप हैरान होंगी, जैसे हाशमी भाई ने बात की कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी कहते हैं कि बाबा हमें ना उम्रे पे ले जाए। अच्छा, हम उम्रा जो है वो ऐसे ही करते हैं जैसे हॉलीडेज़ की तरह, कोई पाबंदी सख्ती नहीं कि भाई आप बस खाना काबा में दौड़ें और मस्जिद नबवी जाएं। थोड़ा जाएं लेकिन दिल से, सुकून से, मतलब इत्मीनान से इबादत करें, तो वो खुश होते हैं। हम उनको लेके जाते हैं, ताइफ ले गया, बदर के मुकाम पे ले गया, और जगहों पे ले गया, शॉपिंग के ऊपर ले गया, तो क्योंकि वहाँ शॉपिंग भी बहुत अच्छी होती है जी, सऊदी अरब वगैरह में। तो इस तरह फिर और फिर वो उम्रे भी करते हैं, 2-2 3-3 उम्रे भी करते हैं। तो मतलब ये कि बाहर जाते हैं, फिर जब आने लगते हैं तो उम्रे की नीयत से आ जाते हैं, मस्जिद आयशा से या जो भी दूसरे मुकाम है उधर से आराम करके और नियत करके उम्रे पे आ जाते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान देखना चाहिए, जैसे बहुत खूबसूरत है, आप सोच से ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान है। ऐसा ही है। सिर्फ थोड़ी सी फैसिलिटीज़ जो है ना वो वहाँ प्रोवाइड कर दिया है, तो पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा सेक्टर है टूरिज़्म कि जो पाकिस्तान की सारी माशी सूरत हालों को ख़त्म कर देगा, जो परेशानी है उन सबको ख़त्म कर देगा। क्योंकि आप देखिए मिस्र में क्या है, कुछ भी नहीं, वो 3 उन्होंने पहाड़ दिखा के पूरी दुनिया से लोग बुलाना शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा है। दुबई के अंदर कुछ नहीं है सिवाय बिल्डिंग्स के। जी 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 जी, समझे ना। और भी आप जगहें देखें ना तो कुछ नहीं है। हमारे पास सी है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास नदी ना चश्मे, हर चीज़ है। कौन सी चीज़, अभी हम जब लास्ट टाइम गए थे तो हम आज़ाद कश्मीर गए थे, तो जब मैं नीलम वाली गया तो मेरे एक दोस्त ने कहा यार आप यहाँ आए हुए आफ्ताब भाई, तो आप रत्ती गली देख लें। पता नहीं आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, रत्ती गली। नहीं, मैंने डूंगा गली वगैरह तक तो मैं गया हूँ, मगर ये रत्ती गली मैंने नहीं अच्छा, अब वो जो है जब उसने कहा कि आप आए तो अब मेरे बच्चों ने कहा हमने जाना है, कभी तैयारी करके नहीं आए, मतलब जहाँ हम कहते नहीं हमने जाना है। हम उसने जीप करके दी हमें, हम पहुँचे, बड़ी मुश्किल जगह थी वो। जब सुबह में हमने देखी तो रात को कैंपिंग की, सुबह घोड़ों पे चढ़ के उस जगह गए, और मैं तो जा नहीं सका क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मसला था घोड़ा संभालना, तो मैं नीचे रहा। वो जब वापस आए तो कहते हैं बाबा आपने क्या चीज़ मिस की, इतनी खूबसूरत झील है, साफ सुथरी और इतनी खूबसूरत। लोग जाते हैं वहाँ कैंपिंग करते फिर अगले दिन जाते हैं। वाह, मतलब ऐसे बहुत सारे मकाम आते हैं जी जी जी, जिसको आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा वो है एक जगह जहाँ पर आप टूरिज्म को कैश कर सकते हैं। बिल्कुल और इस्लामिक टूरिज्म कि आपको ये खौफ नहीं है कि क्या खा रहे हैं आप, क्या नहीं खा रहे। बाहर जाते हैं तो आपको पूछना पड़ता है ये हलाल हराम है। बिल्कुल सही, समझे ना। बहुत सारी चीज़ों से एहतियात करनी पड़ती है। और यहाँ जो है आप बुलाएं, आप क्यों नहीं आएंगे। दुनिया के इतने ममालिक हैं जहाँ से आप मुसलमानों को जब दिखाएंगे, बताएंगे। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं
जो फॉरेनर्स हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, और उनको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी वो क्या, वो तो वो उनको पता है कि चिकन है तो खा रहे हैं, बीफ है तो खा रहे हैं, उनको हलाल हराम का नहीं है। जी कुछ जी नहीं। जी जी। लेकिन ये हमें ज़रा वो करना पड़ता है। और वैसे भी हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। आप देख लें KPK में देखें तो वो उन जैसी मेहमान नवाजी कहीं नहीं मिलती। बलोची हमारे जो भाई हैं वो हो गए, अपना सिंधी और पंजाबी, पंजाब में भी जितने भी सिख आते हैं अपने मजहबी टूर के ऊपर, वो इस कदर मुतासिर होकर जाते हैं, उनका जाने को दिल नहीं करता। एक तो वो उस जगह के हवाले से, फिर दूसरा जो उनका वो जिस तरह उनका वेलकम किया जाता है, उनके साथ जिस तरह रहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर ना सिखों की बहुत ज़्यादा वो है। उनकी जन्म भी, उनके जो गुरु नानक जी, की जी, जन्म जी। भी वो पाकिस्तान का ही है, करतारपुर। जी 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 जी। अच्छा, इसी तरह हसन अब्दाल और पंजा साहब, तो ये बड़ी जगह हैं जहाँ पर वो बड़े आते हैं और बड़े खुश होते हैं। और आप यकीन करें पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं तो सिख सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि हमारे रूट्स पाकिस्तान के साथ हैं तो हमसे मोहब्बत करें। बेशक बेशक ऐसा। लो जी आगे बढ़ते हैं। और हमने अपने मेहमानों से सियासत के अलावा बात की है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मगर कुछ थोड़ी सी बात सियासत पे होगी, मगर वो भी एक बड़े मुख्तलिफ अंदाज से होगी, आप समझ गए होंगे। मैं अपने दोस्तों को उनके सामने एक बाउल रखूं, उसमें से एक पर्ची निकालेंगे और उस पर किसी एक सियासतदान का नाम होगा। वो इनकी अपनी पार्टी से भी हो सकता है और किसी अपोजिट पार्टी से भी हो सकता है। और उन सियासतदान के बारे में इन्होंने सिर्फ तारीफ़ी जुमले जो है ना वो बोलने हैं, उनके बारे में उनकी खूबियाँ या तारीफ़ें जो है ना वो बयान करनी है। तो कहाँ से शुरू किया जाए? रेहान भाई से शुरू करते हैं। रेहान भाई से शुरू करते हैं। रेहान भाई जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह करें ना, देखें कि किन साहब का नाम जो है वो। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी बच गए सियासत के मैदान से बाहर। इनकी 3 खूबियां बता दें जरा। एग्रेसिव, अच्छा प्लेयर है, क्रिकेटर, क्रिकेटर वापस प्लेयर, ठीक है, और यकसा अंदाज में जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, सोशल वर्कर भी हैं। और अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो नौजवानों को मोटिवेट करने का जो एक एलिमेंट है वो भी इनमें पाया जाता है। क्या बात है, जबरदस्त। आफ्ताब भाई, ये आपकी बारी। शर्जील मेमन। शर्जील मेमन साहब। हाँ, अब तारीफ करेंगे आप। तारीफ ही करनी है। अच्छे स्टेट एजेंट हैं। अच्छे स्टेट एजेंट है, ठीक है जी। और बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाते हैं। अच्छा, सेहतयाब जल्दी हो जाते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्वालिटी है, अच्छी सेहत की निशानी है। और मतलब ये कि अपनी पार्टी के लिए वफादार है। अच्छा, अपनी पार्टी के लिए वफादार। बिस्मिल्लाह जी, ये 3 पर्चियां निकली हैं दोनों। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब, वाह वाह, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। मेरा ख्याल है कि बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, और एक्सटेम्पोर ऑडिटर, और मेरा ख्याल है कि साथ में पार्टी के लिए अच्छे अदाकार भी हैं। मैं सियासी स्टेटमेंट दूंगा। गाना गाते हुए सुना हमने। आफ्टर ऑल देखिए, हाँ गाना गाते तो सुना, अच्छा गाते भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। मैंने 1-2 उनके वो गाने सुने, ज़ौक अच्छा लगा, क्योंकि जिन गानों को सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ज़ौक की अक्कासी है ना वो तो यानी कि अच्छा ज़ौक का मुजाहरा किया उन्होंने। और क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे लिए, हमें नापसंद भी हो, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो हमें प्राइम मिनिस्टर को हमारे वजीर आज़म तो है, बिल्कुल। तो ये 3-4 खूबियाँ हैं जो मैं समझता हूँ। आफ्ताब भाई, आप किस तरह देखेंगे? अगर 3 तारीफें आपको शहबाज शरीफ साहब की करनी पड़े तो कौन सी होंगी? मुश्किल है ऐसे आपके लिए? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर कोई सीरियल बनना ही चाहे, ड्रामा सीरियल, तो उसके अंदर अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। बॉस का कैरेक्टर देंगे आप? नहीं, बॉस का तो नहीं। अच्छा, लेकिन एक एडवाइज़र का। अच्छा, एडवाइजर का, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि माशाल्लाह दिल फेंक है। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि खुश मिजाज भी होंगे। ठीक है। और तीसरा ये कि उन्हें शौक़ है कि वो अपने आप को दूसरों की इस तरह निस्बत डिफरेंट नज़र आए, कि माइक वाइक गिरा दिया, गाना वाना सुना दिया, समझे ना। बिल्कुल सही। चले ठीक है जी, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मगर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है ज़रा इनके मुंह से दूसरों के लिए तारीफ़ें सुनते हो। तारीफ़ें ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, वो भी हाईलाइट होनी चाहिए। नज़रियाती इख्तलाफात तो वो होते ही होते हैं। बिल्कुल, एक पर्ची दोनों भाई ज़रा और उठा लें, और इसमें फिर देखते सर
यस। आफ्ताब भाई क्या मरियम नवाज। मरियम अच्छा चले आपको थोड़ा टाइम देते हैं हम। आप आपके पास कौन सा? मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल भाई आ जाएं जी, आ जाएं। आजकल तो मेरा ख्याल तारीफ करना आसान है। हाँ, तो नहीं पहले भी थी। मुस्तफ़ा कमाल एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर प्रूफ किया उन्होंने, बिल्कुल। और काफ़ी सिंसियर पाकिस्तान के साथ, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, और अच्छा मुसलमान, वाह आशिक रसूल, क्या- जो मैंने अभी किंगली जो ऑब्जर्व किया। माशाल्लाह। और लोगों को डाउन टू अर्थ आदमी है, लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, और कुछ बिलखुसूस कराची के लिए और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के लिए क़वानीन में तरामीम, तख़फ़ीफ़ और उसका इतलाक़, उसके ऊपर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं वो। तो मैं समझता हूँ कि एक बही ख्वाही का अंसर उनमें बहुत ज़्यादा है, और कोशिश भी कर रहे हैं, जज्बाती हैं, हसास मिजाज हैं। बिल्कुल सही। मरियम नवाज साहिबा अच्छी बीवी। अच्छी बीवी हैं वो जी। ये सफदर साहब ने इस बारे में इजहार किया। अच्छा। और दूसरा ये कि सख्त बीवी। अच्छा सख्त बीवी है, ये क्वालिटी है। हाँ। इससे शौहर सीधा रहता है। बस बिल्कुल आपने सही समझा। अच्छा ठीक है। और ये तो एक ही क्वालिटी मानी जाएगी, बता रहा हूँ। अच्छी बीवी सख्त बीवी मतलब एक। अच्छा हाँ, चले एक मान लें। दूसरा ये कि माशाल्लाह वो क्राउड को अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा ठीक है, अट्रैक्टिव है वो, खूबसूरत है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये कि गुफ्तगू बड़ी मोहतात करती हैं। मोहतात आपने कहा ना अच्छी अच्छी बातें करनी है। आप इसको वाइस वर्सा समझे ना फिर। अच्छा ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, एक रह गई है। अच्छा रह गई, बताया ना फिर सर आपने आपकी तीन तो कहीं, तीन तीन पूरी हो कहीं। गई ना। हाँ। अब एक रहेगी ना यार। हाँ यस हाँ ऐसा ना करो। अच्छा लेकिन अच्छा कौन? डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, क्या बात है, जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। मेरी तरह वेले। अब मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि हर प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, एक अवामी प्रोग्राम जो भी हो, स्टूडेंट्स का कोई भी, मैं और फारूक सत्तार जरूर होते हैं। देखें ये एक इतनी अच्छी बात है ना उनकी कि वो अपने फुर्सत में से वक्त निकालते हैं और लोगों की, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि इतना वक्त है कि हर प्रोग्राम में होता है। ये ठीक अच्छा है। मेरी उनसे दोस्ती भी है। अच्छा दूसरी बात ये कि ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा हाँ, और हकीकतन देखें पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पे कराची के लिए फिक्रमंद है। और तीसरी बात ये कि अब ये नहीं पता कि कब तक वफादार रहेंगे। नहीं फारूक भाई जो है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो काबिल इंसान भी है माशाल्लाह। नहीं वो तो उनका मैंने एक कहा वसीअ तजुर्बा है, मुझे उनका जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा पसंद है, और बाकी उनकी जो एनर्जी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इतनी दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। तो आप मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ईद के हवाले से आफ्ताब भाई हमारे नाज़रीन को जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये हम सब के इल्म है अब्बास भाई कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सख्त माशी मसाइल से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, लोगों की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ हैं। इन तकलीफ़ के अंदर जो है ये ईद आई है, लेकिन अल्लाह से नाउमीद ना होना चाहिए। रमज़ान का महीना है और ख़ास तौर पर 27वीं शब, सॉरी यार ना नहीं कोई बात, दोबारा आप उसको कर लीजिए। मैं कर देता हूँ दोबारा। अच्छा तो ये ईद का दिन है, बड़ा खुशियों वाला दिन है, और मुझे एहसास है कि लोग बड़े परेशान हैं। जिस तरह माजी में उन्होंने ईद मनाई, इससे ज़रा मुख्तलिफ है ईद, लेकिन आने वाले दिनों में अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखें और अल्लाह के सामने झुकें, गड़गड़ाएं, अल्लाह से मांगें कि अल्लाह ताला इस मुल्क को, हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को परेशानियों से निकाले और खुशहाली की तरफ लेके जाए। सुम्मा रेहान भाई, आप मतलब दोस्तों के साथ जो है वो ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें ये वाली ईद ख़ास तौर पे जिस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान आई है, उसमें हम सबकी ज़िम्मेदारी है कलेक्टिव कि हम साए के हकूक़ को पामाल होने से बचाएं। चाहे वो ऑफिस कुलीग ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिस का चपड़ासी हो या जिस कैडर का भी हो,
या इलाके में रहने वाले लोग हों, रिश्तेदार हो आपके, सबसे पहले उनके ज़रूरियात या सफ़ेद पोशी का भरम देखते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि निज़ाम सूद के ख़िलाफ़, क्योंकि हम अल्लाह से जंग कर रहे हैं, वाह वाह। इसके खिलाफ कम से कम आवाज़ बुलंद करें और जहन में कम से कम इसको बुरा तो समझें कि भाई निज़ाम सूद ख़त्म होना चाहिए मुल्क से, क्योंकि ये ख़त्म होगा तो हम ये माशी बदहालियों से दूर होंगे। बेशक। और इस ईद में हम जितना भी डिलीवर कर सकें अपने रिश्तेदारों को, हमसायों को, ऑफिस कोलीग्स को, वो करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, आपने ख़ुसूसी तौर पे वक्त निकाला और यकीनन मुझे बड़ा मज़ा आया अपने इन मेहमानों से बातचीत करके। आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेजेस पे ज़रूर दीजिएगा। मुझे फ़हीम अब्बास को और हमारी इस ख़ुसूसी नशरियात की जो टीम है इसको दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।